उन्हें पता है कि हमारे यहाँ 25 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। जो बच्चियाँ एग्ज़ाम जब देती है तो एग्ज़ाम के नाम से बेटा आज भी हमको भी एग्ज़ाम तुम्हारी होती है, सपने आज भी हमको भी बुरे बुरे आते हैं कि हम पेपर देने गए, किसी और विषय का है, या हमारे पास पेन है लेकिन चल नहीं रहा है, ऐसा सपने आज भी आते हैं। तो इतना टेरर बना हुआ है परीक्षा को लेकर के। तो जब हमको इतने साल हो गए, जब हम अब परीक्षा लेने की स्थिति में आ गए हैं, तो आप लोग को कितना तनाव रहता होगा, है ना। और तनाव करके भी कभी भी कोई चीज़ होती है, बोलते हैं हमारा दिमाग आधा काम करना शुरू कर देता है तनाव में, जो याद किया है वो भूलने लगते हैं। तो बिना तनाव के हम परीक्षा की तैयारी कैसे करें, बिना तनाव के हम अपनी ज़िंदगी को कैसे खुश बनाएं, उसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे यहाँ पर आई हुई है डॉक्टर तृप्ति राय, जो कि राज्य आनंद सभा इंदौर से आई हैं। और वो तनाव रहित परीक्षा और अपने जीवन को तनाव रहित रह करके और कैसे खुशी भरा बना सकते हैं, उसके बारे में आपको बताने के लिए आएंगी। मैं सादर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर तृप्ति राय मैडम को। Just with your permission, I'll start the session. आप सब लोगों को ये जो तनाव प्रबंधन है, बड़ा ऐसे नया नया सा शब्द लग रहा होगा, नहीं पुराना पुराना सा शब्द लग रहा है। अच्छा, एक कहानी है, बहुत पहले जब मैं छोटी थी, तो मैं भी आपसे भी ज़्यादा छोटी थी, उस समय मैंने सुनी थी। दो बच्चियाँ होती हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं और कुछ उनका खिलौना शायद टूट जाता है, तो उसे जोड़ने में उनको बड़ी तकलीफ आती है और बड़ा फेवरेट सा खिलौना होता है। तो एक सहेली दूसरी सहेली से कहती है, ये जो मेरा खिलौना टूट गया है ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझको बहुत टेंशन हो रहा है। फिर किसी बच्ची, उसको बहुत टेंशन हो रहा है, तो उसका टेंशन बहुत, मतलब कितना बहुत टेंशन हो रहा होगा, है ना। जैसे वो कोई बड़ा कोई सुनता है, जब भी आपको भी कोई किसी बात पे अगर आप कहते हो कि आज मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, तो कोई भी बड़ा जब सुनता है तो आपसे क्या कहता है, जरा सी तो उम्र है तुम्हारी, इसमें तुमको बड़ा टेंशन हो रहा है। तो मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट आपको बता रही हूँ, जिसकी जितनी भी उम्र हो, आपकी लाइफ, आप जिस स्टेज पे हैं, जो भी आपकी एज है, आपका टेंशन आपके लिए तो बड़ा ही होगा, है ना। 5वीं की गणित जब हम पढ़ते थे तो तब वो डिफिकल्ट लगता था, फिर अभी आप 10th क्लास में हैं या 12th क्लास में हैं, तो 5th क्लास का गणित आपको डिफिकल्ट नहीं लगता है ना, मतलब अब उसमें टेंशन नहीं होता है। अब आपको 10th के एग्जाम में टेंशन होगा। जैसे 10th पास हो जाएंगे, फिर आप इंजीनियरिंग मेडिकल कुछ पढ़ने जाएंगे ना, फिर आपको 10th के एग्जाम्स की पढ़ाई का टेंशन नहीं होगा। अगर आपसे कोई पूछेगा कि कोई मिट्टी का फॉर्मूला क्या है, तो आपको याद रहेगा, आपको टेंशन नहीं होगा। इंजीनियरिंग के जो फॉर्मूले हैं, इंजीनियरिंग का जब एग्जाम आएगा तब आपको कोई टेंशन होगा। तो ऐसा नहीं है कि 5वीं क्लास के बच्चे का एग्जाम का टेंशन अलग होता है और इंजीनियरिंग के बच्चे का एग्जाम का टेंशन अलग होता है। टेंशन नहीं होना चाहिए बेसिकली। तो जो वर्ड जो है, जो शब्द है, सारे लोग क्या यूज करते हैं, तनाव प्रबंधन, है ना। तो हमें तनाव क्यों प्रबंध करना है, मतलब उसका बंदोबस्त क्यों करना है। आपके यहाँ त्योहार मनाते हैं, दिवाली, क्रिसमस, कुछ कितने लोगों के यहाँ दिवाली मनाते हैं, सभी के यहाँ। अच्छा, तो दिवाली के दिन जो आपकी तैयारी रहती है, वही आपकी होली के दिन भी रहती है क्या? अलग तरह की रहती है ना। तो जैसे हम हर त्योहार के लिए अलग तरह से तैयारी करते हैं, वैसे ही एग्जाम है, ठीक है। तो पहली चीज, तनाव ऐसा लेना ही नहीं है जिसको हमको व्यवस्था करके रखनी पड़े। तनाव होना ही क्यों चाहिए। अगर समय प्रबंधन अच्छा है तो तनाव प्रबंधन की जरूरत नहीं है, और अगर समय प्रबंधन खराब है तो तनाव होगा ही, फिर आप उसका कितना बंदोबस्त करेंगे। तो हमारे लिए अच्छा क्या है, तनाव नहीं होना। होने के बाद जो बंदोबस्त होगा वो तो आपको एफर्ट करना ही पड़ेगा, तो उसके पहले हम समय प्रबंधन पे काम करें, है ना। और अभी वैसे तो मैं प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करते हैं। हमारे जीवन में, हर किसी के जीवन में बहुत सारे संघर्ष होते हैं, और हर संघर्ष को मैनेज करने का, उसका प्रबंध करने का तरीका अलग अलग होता है। बहुत तरह के संघर्ष होते हैं। अभी इस वक्त मैं यहाँ पे राज्य आनंद सभा की तरफ से आई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग एग्जाम को भी आनंद में देखें, ठीक है।
वो कुछ बच्चों को अजीब लग रहा होगा कि एग्जाम का तो टेंशन होता है, एग्जाम के लिए एक्साइटमेंट कैसे होगा? ये सवाल उठा किसी के दिमाग में? सारे लोग तो यही कहते हैं ना कि एग्जाम है तो फिर तनाव होगा। मैं कह रही हूँ कि एग्जाम है ना तो उत्साह होना चाहिए, राइट? एग्जाम है तो डर होगा, सही बात है, बट एग्जाम जो है वो उत्सव है। क्यों उत्सव है? हमें क्यों उत्सव और उत्साह की तरह मनाना चाहिए? क्यों उसमें ऊर्जा है? क्यों उसमें डर नहीं होगा या नहीं होना चाहिए? या कौन कौन ऐसा है जिसके अंदर ये डर नहीं होगा? वन इज जिसने तैयारी खूब कर रखी होगी, है ना? वो जो बहुत तैयारी करके रखते हैं, साल भर तैयारी करके रखते हैं, उन बच्चों से जब हम बात करते हैं तो कई बार वो इस बात पे परेशान हो जाते हैं कि मेरी सहेलियां ना मुझको चिढ़ाती हैं। पढ़ाई करने वाले बच्चे की बात कर रही हूँ, ठीक है? उनकी सहेलियां उनको चिढ़ाती हैं। क्या कह के चिढ़ाती हैं? हाँ, ये तो पढ़ाकू है, ये तो कहीं पिकनिक नहीं जाएगी, है ना? तो ये इस तरह से चिढ़ाती हैं, तो उनको वो वाला तनाव रहता है कि अगर मैं बहुत पढ़ूंगी तो मुझे सहेलियां चिढ़ाएंगी। फिर कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ाई पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है? फिर रिजल्ट आता है, फिर उनको दूसरी तरह का टेंशन होता है। उनका क्या रहता है? मेरी सहेलियां ना मुझे चिढ़ाती हैं। फिर उनको क्या कह के चिढ़ाते हैं? हाँ हाँ, पहले पढ़ना था, है ना? और मत करो पढ़ाई, है ना? और जाओ तुम पिकनिक। तो अब हमें डिसाइड ये करना है कि हम इस वाली कैटेगरी में हैं कि इस वाली कैटेगरी में हैं। मजा किस में है ज्यादा? ईमानदारी से बोलो, मजा किस में है ज्यादा? नहीं है, झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। मजा पिकनिक में ही आता है ना? तो झूठ बोलना तो अच्छी बात नहीं है, खुद से बोलना तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मजा पिकनिक में ही है 100%, है ना? बट पढ़ाई करेंगे तभी तो पिकनिक कर पाएंगे ना। पिकनिक जाने के लिए आपको रिसोर्सेज नहीं चाहिए। अभी गली के पीछे वाली गली में जाकर के वहाँ एक छोटा सा झरना है, वहाँ पे पिकनिक करेंगे तो हो सकता है बहुत सारा रिसोर्सेज नहीं चाहिए। बट पिकनिक करेंगे मतलब क्या? झरने में से पानी पी लेंगे और ऐसे घूमते घामते हवा खा लेंगे, वो पिकनिक है? स्नैक्स लेके जाओगे ना, पैसे लगेंगे। अगर थोड़ा दूर जाएंगे तो गाड़ी करके जाओगे ना, पैसे लगेंगे। फिर पिकनिक में जाकर के अगर मस्ती करनी है, गाना बजाना है, ब्लूटूथ स्पीकर लाना है, लगेंगे। और वो कहाँ से आएगा? पढ़ाई करने से पैसे नहीं आएंगे, पढ़ाई करने से ज्ञान आएगा, ठीक है? तो ये जो मैं सेशंस लेना चाहती हूँ ना, जो मैं हर स्कूल में लेती हूँ, उसका मेरा कारण ही यही है कि बच्चों का ना ये मिसकंसेप्शन खत्म होना चाहिए। पढ़ाई करने से पैसे कमाएंगे, नहीं कमाओगे। पढ़ाई करने से ज्ञान कमाओगे, ठीक है? आपके पास जानकारी रहेगी अगर आप अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे लिखोगे। अगर आपके पास जानकारी है किसी बात की, अच्छा, जिसको भी जानकारी है वो हाथ उठाना, ठीक है? एक ऐसा स्थल है, स्थान है हमारे भारत में जहाँ पे एंटी ग्रेविटी रहता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण के दूसरे दिशा में गाड़ी चलती है। पता है किसी को? किसी को भी, यहाँ पे किसी को भी पता है? गुजरात में है वो, ठीक है? भुज से थोड़ा और ऊपर है, काला डूंगर उस जगह का नाम है। काला डूंगर जगह की खासियत ये है कि वहाँ पे एक ऐसा एरिया है रोड में जहाँ पे आप बॉटल रख दो पानी भर के तो वो भी चढ़ाई है। अगर सड़क पे बॉटल कहाँ जानी चाहिए? नीचे। जाती कहाँ है वो? ऊपर। तो बॉटल तो हल्की सी चीज है, कार खड़ी कर दो आप नीचे, जाती कहाँ है? ऊपर, ठीक है? अब अगर ये चीज आप में से किसी को भी पता हो, जैसे ही मैंने सवाल पूछा, अगर आप में से किसी को पता होता तो आप हाथ उठाते, है ना? एक हाथ उठता, एक को पता होता तो एक उठता, 10 को पता होता तो 10 उठते, है ना? अगर 50 के बीच में एक हाथ उठता, जिसका भी उठता, उसके मन की फीलिंग कैसी रहती है? देखा, मुझे आता है ना? अगर 10 हाथ उठते तो आपस में एक दूसरे से क्या बातें करते? तुमने कहाँ पढ़ा? तुमको कैसे पता? तुम्हें किसने बताया?
तो क्या हम सचमुच काला डूंगर के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, हम एक दूसरे से किस बारे में बात कर रहे हैं? हम एक दूसरे से उस किताब के बारे में बात कर रहे हैं जिससे हमें ये जानकारी मिली। हम उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिसने हमें ये जानकारी दी। आज के बाद गांठ बांध करके रख लो। मेरा नाम क्या आपको पता है क्या? इतनी देर से समझ में आया क्या? मेरा नाम डॉक्टर तप्ती है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि गुरुत्वाकर्षण के ऑपोजिट डायरेक्शन में गाड़ी चली जाती है, वो जगह कहाँ है, तो आप उनको बताना काला डूंगर नाम की एक जगह है जो कि गुजरात में ऊपर है, ठीक है, कच्छ के पास। मेरा नाम बिल्कुल मत बताना अगर ना याद रहे तो, वो कंपल्शन नहीं है। कंपल्शन क्या है? जानकारी जो दी गई है वो याद, ठीक है। तो एग्जाम जो होता है उसमें आपसे कोई, कभी आपने किसी भी सवाल में ये देखा कि मीरा के पद लिखिए या मीरा के पद की व्याख्या कीजिए, ये सवाल है। उसके नीचे कभी लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में कौन से पेज नंबर पे है वो भी लिखना है साथ में। टेक्स्ट बुक आपको किसने लाके दी, किसके साथ आपने वो शेयर किया नोट्स अपने, वो पूछते हैं कभी? नहीं, पूछते क्या है वो? मीरा के पद, ठीक है ना। तो मीरा जी का नाम तो काफी बड़ा है, उन्होंने तो बहुत अच्छा लिखा है, वो तो बहुत अच्छी भक्त थी, बहुत बड़ी इंसान थी, तो उन्होंने वो नाम अपने लिए बनाया है। तो मीरा जी के नाम को याद रखने की जरूरत है और जो पद उन्होंने गाए हैं वो पद याद रखने की जरूरत है। तो ज्ञान क्या है इसमें? एग्जाम के हिसाब से इसमें आपको क्या याद रखने की जरूरत थी? अब मेरा दूसरा सवाल, मीरा जी के पद क्या आपको बायोलॉजी के पेपर में पूछा जाएगा? हिंदी में पूछा जाएगा, है ना। तो आपने कौन सी सब्जेक्ट की पढ़ाई की वो इम्पोर्टेंट है, आपने उस सब्जेक्ट में क्या पढ़ा वो इम्पोर्टेंट है, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो आपने पढ़ा क्या आप उसको अपने शब्दों में व्यक्त कर पाते हैं? मीरा जी के पद तो वही है ना। अब किसी ने बहुत खुशी मन से पढ़ा होगा तो वो बहुत ऐसे इस तरह के व्याख्या लिखेगा, किसी ने बहुत डर डर के पढ़ा होगा तो चार उसमें से शब्द का अर्थ गलत लिख सकता है, क्योंकि डर के पढ़ रहे हैं ना, तो डर के पढ़ी हुई चीज याद नहीं रहती है, ठीक है। तो हमें तनाव प्रबंधन के नाम पे जो सबसे पहले करना है, खुश रहना है। अगर आप खुश हैं तो आपको तनाव नहीं होगा। अगर आपको तनाव है तो आपको खुशी का बहुत ज्यादा एहसास नहीं होता है, यू डोंट एंजॉय बीइंग हैप्पी, ठीक है। तो हमें तनाव नहीं चाहिए ना लाइफ में, चाहिए किसी को? खुशी चाहिए ना, परीक्षा तो चाहिए। तनाव नहीं चाहिए मतलब परीक्षा नहीं चाहिए तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि खुशी कहाँ मिलेगी हमको? पिकनिक में, और वहां जाने के लिए हमें पैसे तो चाहिए, और पैसे कमाने के लिए हमारे पास ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान है ये साबित करने के लिए एग्जाम देना पड़ेगा ना, ठीक है। एग्जाम दोगे तो ही ज्ञान मिलेगा ऐसा नहीं है, पढ़ोगे तो ज्ञान मिलेगा, पर तुम्हारे पास वो ज्ञान है ये साबित करने के लिए तो एग्जाम देना पड़ेगा ना, तभी तो तुम 10th 11th 12th यहाँ तक पहुंचे हो, ठीक है। तो अब मैं सिर्फ तुम्हें 4 इक्वेशंस बताऊंगी, मैं भूल ना जाऊं उसमें से कोई भी इक्वेशन, इसलिए मैं इसको पहले बोर्ड पे लिख देती हूँ, ठीक है। 4 इक्वेशन जिंदगी में ऐसे मैं बोलती जाऊं तो कहीं ऐसे हवा में ना या ऐसे गांठ बांधते जाना, ठीक है, ठीक है। पुराने जमाने में ऐसा बहुत कहते थे कि कोई चीज तुम भूल ना जाओ इसलिए पल्लू में बांधो, कहीं बांधो मत यूनिफॉर्म खराब होगा, नहीं, है ना। दुपट्टे में गांठ नहीं लगानी है, जो भी मैं बोलूंगी उसको गांठ बांध करके अंदर रख लेना है, ठीक है। याद तो यही आएगा, याददाश्त तो यही बनती है, बट याद मेरी तब आएगी जब आप यहाँ से सोचोगे, ठीक है। तो मैं सिर्फ 4 चीजें लिख लूं पहले इक्वेशन में, फिर एक्सप्लेन करूं, जस्ट 2 मिनट्स। ये पहला सूत्र है, ठीक है। आप अकेले नहीं हो इस भीड़ में जिनको तनाव होता है, या फिर जो खुश रहना चाहते हैं बट वो बहुत रह नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो तथ्य मैं लिख रही हूँ ना, इसका समान रूप से प्रभाव पड़ता है। तो पहला कारण है सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव मतलब आपके आसपास लोग हैं, आपकी अपनी फैमिली है, आपसे कुछ बड़े हैं
कुछ आपसे छोटे भी होंगे, तो आपके घर में जो छोटे भाई बहन है, दे लुक अप टू यू कि दीदी जो बन रही है, दीदी जैसा कर रही है, मुझे वैसा करना है। तो आपके ऊपर एक प्रेशर तो वो हो गया। दूसरा प्रेशर है जो बड़े आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। टीचर्स पढ़ाते हैं ना, साल भर पढ़ाते हैं, तो वो बहुत सारी मेहनत करते हैं। आपका रिजल्ट कहाँ पे लिख कर आता है? कागज में। उनका रिजल्ट कहाँ लिख कर आता है? आप में। ठीक है। अभी जो मैम कह रही थी ना कि एग्जाम होती है तो टेंशन होती है, तो वो एग्जाम इस तरह से होती है आप लोग की कि आप एग्जाम हॉल में बैठ करके पेपर कौन लिखता है? आप। पास कौन होता है? टीचर। टीचर आपसे कम से कम 50 गुना ज्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि एक क्लासरूम में कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे बैठते हो आप लोग एक क्लासरूम में? 64। तो फिर आप जब आप मेहनत करते हो तब तो आप अपने लिए मेहनत करते हो, जब टीचर मेहनत करती है तब तो वो 64 के लिए मेहनत करती हैं, है ना? तो उनकी मेहनत जो है आपसे 60% ज्यादा हो गई। तो आपने अगर एक चैप्टर पढ़ा, मल्टीप्लाइड बाई 60, आपने 1 घंटा पढ़ा, आपको 1 घंटा पढ़ाने के लिए टीचर ने 60 घंटे 60 किताबें पढ़ी होंगी, तभी वो आपको पढ़ा पाते हैं ना इतने अच्छे से। ठीक है। तो आपका रिजल्ट सिर्फ आपका नहीं है, आपका रिजल्ट सबका है। तो फिर वो सामाजिक प्रभाव में क्या होता है कि हम अचानक ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें ना पूरा आना चाहिए। जो भी पढ़े 100% पढ़े, जो भी करे 100% करे, जब नंबर आए तब 100% आए, जहां तक पहुंचना है जो आउटलाइन है वहां पे 100 है। क्या ये संभव है कि 100 नंबर का प्रश्न हो अगर, तो सारे बच्चों को 100 में से 100 मिलेगा? है कैसे? जब देखो उसके आगे मैंने क्या लिखा है, तैयारी लिखी है ना। जब आप 100% नंबर लाने के लिए 100% तैयारी करते हैं, तब जाके आपको 100% नंबर मिलते हैं ना। तो अब जो संभव नहीं है कह रहे थे ना, वो बेसिकली 100% तैयारी नहीं करते हैं, है ना? क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आगे कुछ जवाब तो ऐसे होंगे कि हम बोर हो जाते हैं, है ना? फिर कुछ जवाब ऐसे होंगे कि मुझे इस सब्जेक्ट में नहीं करना होता है, मुझे वो सब्जेक्ट अच्छा लगता है। आप मुझको गणित दे दीजिए, मैं 2 घंटा पढ़ूंगी। आप मुझको सोशल स्टडीज या सामाजिक विज्ञान पढ़ने को बोलेंगे तो मैं आधा घंटा पढ़ूंगी। ठीक है। तो ये प्रेफरेंस चेंज हो गया, आपका जो भी आपका टेस्ट है वो बदल गया, है ना? जब भी वो बदलेगा तो वो सब तैयारी क्या होगी? 100% नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपका क्या हो गया? ध्यान भटक गया, है ना? तो अगर आप ठीक से तैयारी करें, सामाजिक प्रभाव में रहेंगे, तो तनाव हो सकता है, क्योंकि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? 100% अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, और 100% अचीव करना चाहते हैं, बट 100% तैयारी नहीं कर रहे, तो 100% नहीं आएगा ना, तो तनाव होगा। तो आपको सबसे पहले ये निर्धारित करना है कि हमें तैयारी कितनी करनी है। ठीक है। तो सब लोग एग्जाम्स के लिए तैयारी करेंगे। अगर तैयारी करेंगे तो एग्जाम बिल्कुल भी बोरिंग भी नहीं होता है और डरावना भी नहीं होता, उसमें कोई तनाव नहीं होता है। ठीक है। दूसरे पॉइंट पे चले। जो दूसरा है ना, जिसकी वजह से तनाव हो सकता है, वो है फैक्टर वचनबद्धता, है ना? आपने किसी को प्रॉमिस कर दिया कि मैं तो इतने घंटे पढ़ूंगी ही, इतने घंटे में टेबल से नहीं हिलूंगी। अब टेबल पे बैठे बैठे पढ़ाई करनी, कसम खा रखी 3 घंटे नहीं उठेंगे, वैसे प्यास लग रही है, तो आप क्या करेंगे? उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करेंगे ना, थोड़ी देर और पढ़ लेते हैं, थोड़ी देर और पढ़ लेते हैं। थोड़ी देर और पढ़ लेने के चक्कर में जब भी आप अपने खाने पीने में किसी तरह की कमी करते हैं, अगर आप खाना नहीं खाते टाइम से, अगर आप पानी नहीं पीते हैं बहुत सारा, तो आप बेसिकली अपने न्यूरॉन्स को, जो दिमाग की सेल होती है ना, मांसपेशियां, उसको थका देते हैं। ठीक है। तो ब्रेक लिया कीजिए। बहुत अच्छा तरीका, बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी होता है एग्जाम के समय में कि 1 बोतल पानी भर के बैठे आप और
जैसे जैसे आप पढ़ते जाए हर 10-15 मिनट में एक एक घूंट पानी पिए। एक बॉटल पानी एक साथ नहीं पीना होता है, थोड़ा थोड़ा पीते रहिए ताकि आपकी दिमाग की जो मांसपेशियां हैं उसमें तरलता बनी रहे। ठीक है, अगर वो हाइड्रेटेड होंगी तो आपकी मेमोरी अच्छी होगी। ठीक है, याददाश्त अच्छी होगी तो एग्जाम अच्छा होगा। एग्जाम अच्छा होगा तो टेंशन नहीं करने की बात नहीं है ना बेसिकली। तो हम खाते पीते रहे, पानी टाइम से पिए, खाना बहुत सारा कुछ कुछ खाने की जरूरत नहीं होती है। घर का जो खाना होता है न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें, जितने हमारे शरीर के लिए जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं तो खाने की जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं उसमें मिल जाती हैं। पेट भर के खाना खाइए, खूब सारा पानी पीजिए, बीच बीच में ब्रेक लीजिए और ब्रेक लेते समय चलिए, वॉक। ठीक है, और जब आप चलते हैं ब्रेक लेते समय तो पंजों के बल चलें। ऐसे पीछे से हील ऊपर कर देना है, अपना एड़ी ऊपर कर देनी है और पंजों के बल चलना है जब आप ब्रेक ले रहे हैं। 10 कदम इस तरफ, 10 कदम इस तरफ। आपको तनाव नहीं होगा क्योंकि पिंडली की जो मांसपेशियां होती हैं वो आपको तनाव कम करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तीसरा जो है उपलब्धि क्या है, आप क्या पाना चाहते हैं जीवन में। सबसे पहले आप अपना गोल लिखें। अगर आपका गोल तय है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आपकी क्या उपलब्धि होनी चाहिए, अगर वो आपके दिमाग में क्लियर है तो आपको पढ़ाई करने में दिक्कत नहीं आएगी, आपको उसमें तनाव भी नहीं होगा। हमेशा आपके जनरेशन के लोग, जो आपकी पीढ़ी है ना, अभी के जो बच्चे हैं, उन सबको एग्जाम में डर इसलिए लगता है क्योंकि पिछला एग्जाम का रिजल्ट उन्हें याद रहता है। तो कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है ना कई बार कि पिछली बार भी मैंने ये बहुत बार पढ़ा था बट मैं एग्जाम हॉल में जाकर के भूल गई। ठीक है, तो ये नेगेटिव रिजल्ट हो गया। जब भी आप पिछले एग्जाम के बारे में सोचते हैं और उसका नेगेटिव रिजल्ट के बारे में ही अगर आप सोचते हैं तो आपको आने वाली परीक्षा में तनाव होगा ही। उसकी बजाय आप ये कोशिश करें कि परिणाम जो भी पिछले परीक्षा का रहा है उसमें से किस वजह से भूल गए थे आप। प्रैक्टिस नहीं की थी इसलिए भूल गए थे क्या, कम टाइम दिया था इसलिए भूल गए थे, हड़बड़ी में पहुंचे थे एग्जाम सेंटर इसलिए भूल गए थे, क्या समझ में नहीं आया था जो पढ़ रहे थे इसलिए भूल गए थे। तो आप सबसे पहले खुद से ये पूछें कि क्यों भूल गए। ठीक है, और उसमें से जो आपकी वजह, सबकी वजह एक नहीं होती है, जो आपकी वजह है उस पे काम करना है। मतलब अगर आप एग्जाम हॉल में लेट पहुंचे थे इसलिए कुछ भूल गए थे तो इस एग्जाम में क्या करना है, टाइम से पहुंचना है, हड़बड़ाहट नहीं होगी, हड़बड़ी नहीं होगी तो गड़बड़ी नहीं होगी। ठीक है, दूसरा जो है वो पिछला जो परिणाम था उसमें कुछ ना कुछ गलत लिख दिया होगा, गड़बड़ लिख दिया होगा जिसमें नंबर कटे होंगे, है ना। तो वो वाला टॉपिक ज्यादा अच्छे से करना है ताकि नंबर ना कटे। ठीक है, तो जो सकारात्मक वाला पहलू है ना उसको चुनना है। नकारात्मक पहलू में तो डर ही लगता रहेगा कि अरे पढ़ा था नहीं आया था नंबर, अभी भी पता नहीं आएगा कि नहीं। अरे अभी पढ़ो तो सही पहले। ठीक है, पहले पढ़ो फिर एग्जाम दो, नंबर अपने आप आएंगे और जिसमें नहीं आए थे वो हम थोड़ा ज्यादा अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, अब है ना सबसे इंपॉर्टेंट क्या लिखा है मैंने, रिश्ते। ठीक है, रिश्ता किसका, घर पे पेरेंट्स हैं, आसपास नेबरहुड में परिचित हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, ठीक है, टीचर्स हैं, ये अपना संबंध है। ठीक है, अभी ये सारे लोगों की आपसे कुछ ना कुछ तो उम्मीदें होंगी ना, कुछ ना कुछ तो आप खुद भी बनना चाहते हो। तो इन सबके साथ एक संबंध है और खुद के साथ एक संबंध है, और दोनों ही तरह के संबंध खुद को क्या कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं ना, चैलेंज कर रहे हैं। घर पे बड़े क्या बोलते हैं, अरे पढ़ो नहीं तो फिर नंबर नहीं आएंगे। तो पढ़ो बाद में सुनाई देता है, नंबर नहीं आएंगे पहले डर लग जाता है ना। तुमने वो नहीं पढ़ा, मैं बहुत देर से देख रही हूँ कि तुम वो नहीं पढ़ रही हो,
अभी अब आपका अगर सचमुच अगर आप बहुत देर से नहीं पढ़ रही हैं तो आपका ध्यान दो तरफ है। कौन से दो तरफ? एक, पढ़ना तो है ही, दूसरा कौन कौन देख रहा है कि मैं नहीं पढ़ रही हूँ। डबल टेंशन हो गया है ना। फिर आपके उम्र में एक और चीज जो बहुत कॉमन होती है वो ये कि भाई ये वाले जो चाचा जी है ना, इनको गणित बहुत अच्छा आता है, इनके सामने जाएंगे ना, इन्होंने गणित के बारे में 4 सवाल जरूर करने हैं, ठीक है। फिर जैसे ही पता चले कि कल ना वो वाले चाचा जी घर आ रहे हैं तो हमने अपना बैग बांध करके मामा जी के यहाँ चले जाना है, क्योंकि ये चाचा जी को हमको फेस नहीं करना है। वहां गड़बड़ है, इनफैक्ट वही गड़बड़ है। अगर आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति है, ऐसा कोई संबंधी है जो आपको किसी विषय में किसी तरह से समझने में किसी प्रकार की मदद कर सकता है, वो चाहे चाचा हो, चाची हो, भैया, भाभी, पड़ोसी, टीचर, मम्मी, छोटा भाई, कोई भी हो सकता है। अगर वो आपको आपकी पढ़ाई में किसी भी तरह की सहायता प्रदान कर सकते हैं तो आप ये मान लेना कि फ्री ट्यूशन है, फटाफट सीख लो, ठीक है। एक कहानी आपने सुनी है कभी कि एक ऐसे बंदा होता है जिसको बड़ी भक्ति होती है और उस वक्त बाढ़ आ जाता है तो उसको सब लोग कहते चलो 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 जल्दी, नहीं तो डूब जाएंगे। तो बोलते नहीं 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 मेरे भगवान बचाने आएंगे। सुनी है ना वो वाली कहानी सबने। फिर नाव वाला आता है, वो कहता है अरे बैठो जल्दी, नहीं तो डूब जाओगे। नहीं नहीं मेरे भगवान बचाने आएंगे। फिर वो ऊपर सबसे ऊपरी मंजिल पे पहुंच जाता है, हेलीकॉप्टर वाला आता है, फिर वो रस्सी डालता है नीचे, कहता है पकड़ लो इसको नहीं तो डूब जाओगे। तो कहता है नहीं मुझे भगवान बचाने आएंगे। फिर वो डूब जाता है ना। ऊपर जाता है तो भगवान जी से पूछते हैं आपने मुझे बचाया नहीं। तो भगवान जी कहते मैं पड़ोसी की तरह आया, मैं मल्ला की तरह आया, मैं हवाई जहाज में आया। मतलब भगवान इतने मॉडर्न हो गए कि उन्होंने हवाई जहाज ऑप्ट किया, बट जो भक्त है वो आगे भी कुछ सीखने को तैयार नहीं है ना, तो उनको तो भगवान वैसे ही चाहिए, ऐसे हाथ में से सूरज निकलते हुए, ठीक है ना। तो उनको वो वैसे भगवान की मूर्ति नजर नहीं आई तो वो नहीं गए, उन्होंने इनकार कर दिया। वो वेट करते रहे कि भगवान आएंगे। तो सिमिलरली मेरे बच्चों, आपको अगर कोई सब्जेक्ट में कोई कंफ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो भगवान जी ऐसे आसमान से आकाशवाणी करते हुए नहीं आएंगे, ठीक है। पड़ोस वाले घर से कोई दीदी आएगी, कहीं रिश्ते में कोई मामा जी आएंगे, आप स्कूल आओगे तो रोज टीचर मिलेंगे। ये सारे हैं भगवान जो आपका बेड़ा पार लगाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम के समय में क्या करना है? डरना नहीं है ना। डर कब लगता है? जब आप किसी अनजान जगह से गुजरते हैं तब डर लगता है। अगर आपकी वो सड़क जानी पहचानी है तो आपको डर नहीं लगेगा। आप रोज घर से स्कूल आते हैं ना, डर लगता है? सड़क पहचानते हो ना। मैं अभी यहाँ बस में बिठा दूं और बोलूं जबलपुर चले जाओ, डर लगेगा ना, क्योंकि जबलपुर नहीं पता, अभी तो नहीं घूमा हुआ है। तो फिर जो आप जबलपुर के हो, हाँ, तो आपको नहीं लगेगा। देखो यही मैं कह रही थी, इसे जबलपुर पता है ना, तो इसे डर नहीं लगेगा। वैसे ही जिसको जिसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब पता है, उनको एग्जाम में डर नहीं लगेगा, ठीक है। तो हमने आज क्या सीखा? डरना नहीं है। जो नहीं डरता है उसको तनाव नहीं होता है, और जिसको ज्ञान होता है उसमें डर नहीं होता है। तो फिर क्या ज्यादा मजेदार है? क्लासरूम की पिकनिक। अगर पिकनिक करनी है तो क्लासरूम में खुश रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप खुशी खुशी पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। डर डर के पढ़ेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, और जब समझ में नहीं आएगा तो डर बढ़ेगा, डर बढ़ेगा तो तनाव बढ़ेगा, ठीक है। तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। सब कुछ अच्छा लगने के लिए क्या करना है? हमें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। जानकारी होगी तो खुश रहोगे, और खुश रहोगे तो जानकारी अपने आप लौटोगे, है ना, और फिर तनाव नहीं होगा। सो हैप्पी। एक दूसरे की तरफ फेस करके ऐसे बैठो जरा, ऐसे ऑल्टरनेट अड़ोस पड़ोस में फेस करके बैठो जरा। एक दूसरे की शक्ल देख पा रहे हो? हाँ। अब जरा मुझे देखना है कि किसको कितना समझ में आया। जिसको जितना समझ में आएगा वो उतनी जोर से स्माइल करेगा। नाउ स्माइल। तो ऐसा है जैसे नहीं समझ में आया। मुझे एक भी
दिखेगा तो मैं मान लूंगी कि उसे नहीं समझ में आया। और जिसे नहीं समझ में आया होगा कि तनाव प्रबंधन कैसे करना है, वो नहीं मुस्कुरा रहा है यहाँ पे, है ना। तो जितने भी चेहरे जो नहीं मुस्कुरा रहे हैं, उनके लिए मैं प्रिंसिपल मैम से परमिशन ले लूंगी, वो 1 घंटा और बैठेंगे और तनाव प्रबंधन कर देंगे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है, बताना है, जानना है, अपने बारे में बताना है या परीक्षा के बारे में जानना है, कुछ भी जो आप बांटना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, आप बता सकते हैं। मैं 5 मिनट हमेशा देती हूँ सबको सवाल जवाब करने के लिए। मैं यहीं खड़ी हूँ, जिसे भी पूछना है वो हाथ ऊपर करें, मैं माइक में पेश दूँगी। सवाल, जस्ट रेज योर हैंड, हाथ ऊपर करोगे, मैं माइक पे ले आऊँगी। सवाल पूछना बहुत बहादुरी का काम नहीं है, सवाल पूछना सबसे आसान काम है। नहीं पूछते तो प्रॉब्लम होती है। ये माइक यहीं तक आएगा तो आपको सामने आना। सबको सुनाई देना चाहिए। बोलो माइक पे बोलो। मैम, पढ़ाई करते वक्त नींद क्यों आती है? नींद, अच्छा चलो, पढ़ाई करते वक्त नींद क्यों आती है वो तो सेकेंडरी सवाल हो गया। नींद क्यों आती है ना? आती क्यों है? सच है, वेस्ट ऑफ टाइम। छोटे बच्चों को देखा है कभी, जो इतने छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, चिड़चिड़ करते हैं ना, फिर उनकी मम्मियाँ बोलती हैं इसको भी नींद आ रही है ना। तो बेसिकली वो इतना छोटा सा जो बच्चा है, उसको भी सोना नहीं है, खेलना है ना। तो फिर नींद तो आती है, तो नींद इज वेस्ट ऑफ टाइम उसके लिए भी, क्योंकि उसे खेलना है तो उसके लिए नींद इज वेस्ट ऑफ टाइम। आपको क्योंकि पढ़ना है तो नींद बहुत इंपॉर्टेंट लगती है ना। तो ये पढ़ते वक्त नींद नहीं आती है, नींद क्यों आती है, नॉट अ सवाल। नींद आना इज अ नेचुरल प्रोसेस। खेलते समय आएगा तो लगेगा अरे यार नींद आ रही है, पढ़ते समय आएगी नींद तो लगेगा कि हाँ थक गए, ठीक है। बेसिकली हम थक ही जाते हैं दोनों तरह से। इसलिए मैंने कहा एक बोतल पानी लेकर बैठना। हमारे दिमाग की मांसपेशियां जो है वो उसमें तरलता होनी चाहिए, वो हाइड्रेटेड रहेगा तो थकान नहीं होगी, थकान नहीं होगी तो नींद नहीं आएगी। और अगर आपको 2 से 2.5 घंटे के ड्यूरेशन की पढ़ाई के बाद नींद आती है तो घड़ी में लगाओ अलार्म, 10 मिनट के लिए आंख बंद करके लेट जाओ। जो कुछ भी आपने पढ़ा है वो सब कुछ आपके दिमाग में सेटल होगा ज़्यादा अच्छे से। इसलिए जब आप पढ़ाई का टाइम टेबल बनाओगे एग्जाम के समय में, 1.5 घंटा पढ़ाई 20 मिनट रेस्ट, 1.5 घंटा पढ़ाई 20 मिनट रेस्ट, ऐसे करके टाइम टेबल बनाना, ठीक है। और 20 मिनट ही होना चाहिए, फिर मम्मी थोड़ी देर और सोने तो मत करना, ठीक है। दिमाग को रेस्ट चाहिए होता है ताकि वो इंफॉर्मेशन को सेटल कर सके। डाउट क्लियर हुआ? नेक्स्ट, जिसमें आप मैम अभी वही डिस्कस कर रहे थे। एक, अगर आपने उसमें दिलचस्पी नहीं ली, ठीक है ना, तो आपने सिर्फ उसको पढ़ा, सिर्फ पढ़ते गए और रखते गए, ठीक है, तो इंटरेस्ट नहीं था। जिसमें इंटरेस्ट नहीं होगा उसमें फोकस भी नहीं होगा, ठीक है। तो जिस चीज में ना आपका इंटरेस्ट बन रहा है ना आपका फोकस बन रहा है, वो आप खुश होकर तो नहीं पढ़ सकते। और अभी मैंने क्या बताया आपको, खुश होकर पढ़ी हुई चीज याद रहती है, ठीक है। तो कैसे पढ़ना है, दिस इज वेरी डिफिकल्ट ना, खुश होकर कैसे पढ़ना है। मतलब अगर मैं आपसे कहती हूँ कि साइन थीटा और कॉस थीटा का फॉर्मूला याद करना है, या त्रिकोणमिति में आपको कुछ याद करना है, या बायोलॉजी में आपको सेल का जो स्ट्रक्चर है वो याद करना है, या अभी जो हम नीरा के पद की बात कर रहे थे, सब कुछ भी याद करना है। ऐसे करके तो नहीं याद कर सकते ना, नहीं कर सकते ना। तो फिर हंसते हंसते तो कैसे पढ़ेंगे, लोग तो चिढ़ाएंगे आपको कि पढ़ते समय हंसती रहती है। तो हंसना अकेला सिम्टम नहीं है खुश होने का। जब आप उस चीज को पढ़ोगे और आपको समझ में आएगा तो आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होगा। वो जो हार्मोन है दैट रिलीजेस रिलैक्सेशन,
डोपामिन से आपका स्ट्रेस भी कम होता है, डोपामिन से आप रिलैक्स होते हैं, आपके मस्तिष्क के जो तंत्र हैं वो रिलैक्स होते हैं। रिलैक्स रहेगा तो आपको याद रहेगा, डोपामिन से आपको हैप्पीनेस भी मिलती है क्योंकि आप रिलैक्स होते हैं। तो इट्स लाइक ऐसे करके टाइप करो कि बच्चियाँ जितनी तेज कर सकते हो। फिर छोड़ो, एक ऐसे नमनेस वाली फीलिंग आए, सुख होने जैसी। तो जब आप नाराजगी के साथ कुछ पढ़ते हैं जिसमें आप फोकस नहीं करते हैं तो आपके दिमाग में ऐसा होता है, तो जैसे ही आप छोड़ते हैं उसको तो वो सुन्न हो जाता है ना, तो पढ़ा लिखा सब साफ। ठीक है, तो याद की हुई चीज को रिवाइज करना चाहिए। फोकस्ड लर्निंग उसी को बोलते हैं जब आप पहली बार पढ़ें आपको समझ में आए, दूसरी बार पढ़ें आपकी याददाश्त में चली जाए, तीसरी बार पढ़ें तो उसको दोबारा से रिकॉल करने में कम टाइम लगे। ठीक है, ये 3 मेथड होते हैं पढ़ाई के। क्या क्या करते हैं? पहली बार क्यों पढ़ते हैं? पढ़ते ताकि हम उसको समझ सके ना लिखा क्या है। फिर उसके बाद याद रखने के लिए, और फिर उसके बाद जब हम उसको रिकॉल करना चाहें, अगर हमें नहीं याद आ रही है ठीक से चीजें, तो हम उसको रिवाइज करें ताकि हमें ठीक से याद आए। ठीक है, तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई भी कहता है मुझसे, कई बार बच्चे कहते हैं मैडम बहुत पढ़ाई की, बहुत रिवाइज किया, फिर भूल गए। तो आपका बहुत और आपका बहुत अलग अलग हो सकता है। आपके लिए 3 बार बहुत है, आपके लिए 5 बार हो सकता है, आपके लिए 2 बार हो सकता है। ठीक है, तो अलग अलग तरह से याद करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना जुड़े हुए हैं ना, मैं बताऊं आपको, यहाँ से वैसे सेमी सर्कल से ड्रॉ करना। ये कान पे एक रखो स्केच पेन, इमेजिनरी उंगली रखिए अपनी ऐसे, हाँ, और इसको ऐसे करके गोल इस कान तक लाओ, आगे यहाँ से लेके जाओ, वापस इस कान तक लेके जाओ। ये जो इतना हिस्सा है ना, पानी कम हो जाएगा ना शरीर में, सबसे पहले ये थकेगा, बाद में दूसरी चीजें थकेगी। ठीक है, तो ऊपर से इतना हिस्सा थक जाता है अगर पानी नहीं है सफिशिएंट, और नीचे से जो पिंडली है, ये वाला हिस्सा है ना, ये थक जाता है। इसीलिए चलते चलते जब आप कहते हैं कि अरे थक गए, तो थोड़ा सा गौर करना, आपके पैर में एग्जैक्टली जो मैंने जगह बताई ना, वहां पे दर्द होता है ना, और वो दोनों की दर्द जो है संभाला जा सकता है अगर आप पानी पियो सफिशिएंट। ठीक है, एनी मोर? थैंक यू सो मच। हमारा इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है। पढ़ाई में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है, हमको बोझ लगता है ना। ऐसा लगता है कहाँ पढ़ना पड़ रहा है, बिना एग्जाम के ही हम पास हो जाते तो कितना अच्छा होता। तो उसका परिणाम आपने देखा है 2 साल का, है ना, बिना परीक्षा के। तो ये हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है। आप कई चीज़ें ऐसी होती है जो आप अपनी सहेली के यहाँ पे गए, बर्थडे पार्टी में गए, और आके दूसरे दिन आपकी सहेली पूछती है कि कैसे सेलिब्रेट किया था, तो आप उसको सजीव चित्रण प्रस्तुत कर देते हैं। करते हो ना? क्यों करते हो? क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट होता है। किसी के घर में शादी होती है और आप गए हैं, और आपकी सहेली ने पूछा या आपके परिवार वालों ने पूछा कि कैसी हुई, तो आप सारे वृत्तांत उसको एज इट इज सुना देते हैं, क्योंकि वहाँ हमारा इंटरेस्ट होता है। लेकिन पढ़ाई में हम वैसा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो यदि हम याद रखना चाहते हैं तो उसमें हमको इंटरेस्ट लेना शुरू करना पड़ेगा। दोनों जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपको बताई है कि खान पान हमारा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यदि हम हेल्दी रहेंगे तभी हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो अच्छी नींद भी जरूरी है बेटा। ये नहीं कि पढ़ते वक्त नींद आती वो गलत है, लेकिन आपको 6 घंटे की नींद भी जरूरी है आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए, है ना। अच्छा भोजन, अच्छा पानी और अच्छा। मैडम ने बहुत आपको तनाव मुक्त पढ़ाई कैसे की जाए, कैसे खुश रहा जाए। और दूसरी एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि जो आपको बोला था ना कि मैडम ने पहली बार पढ़ते हैं और दूसरी बार रिवीजन करते हैं, तो वो रिवीजन में कर रही हूँ कि उसमें से जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि संकोच कभी मत करो। ज्ञान प्राप्त करने का पहला तरीका ये होता है
कि हम संकोच न करें, हमें नहीं आ रहा है हमारे टीचर से बात करें, घर में यदि भाभी पढ़ी लिखी है तो उनसे बात करें, अपने घर में यदि कोई चाची पढ़ी लिखी है उनसे बात करें, है ना, परिवार वालों से, पड़ोसी से, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, जिसको उस सब्जेक्ट के बारे में ज्ञान है उनसे बात करें। और कोई नहीं हो तो टीचर तो आपके पास में ही है। आपकी सहेली जो क्लास के अंदर होती है, कई बच्चियाँ होती हैं जो बहुत मेधावी होती है, तो उन बच्चों से आप डिस्कस कर सकते हैं, बात करते हैं। संकोच मत कीजिए कि यदि प्रश्न कर रहे हैं या हम उससे पूछेंगे तो हम कम इंटेलिजेंट हो जाएंगे, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये ऐसा आपके बारे में बिल्कुल सोच नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर आकर के इतना अच्छा ज्ञान दिया मैडम ने, और आप लोगों को तनाव मुक्त प्रबंधन कैसे पढ़ाई की जाती है इसके बारे में दिया, उसके लिए मैं विद्यालय परिवार की तरफ से हृदय से आभारी हूँ। एक बार फिर से धन्यवाद।